hello everyone. Today we'll learn about a very interesting topic which is known as biomolecules. This topic is not only important from NEET point of view, but it is also important from biological point of view as well as chemistrical point of view. Biomolecules. So first we'll understand what is biomolecules. क्या होते हैं भाई biomolecules क्या होते हैं? ठीक है, तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो सेम मॉलिक्यूल से ही बने होते हैं. यहाँ बात करूं मैं लिविंग की और यहाँ बात करूं नॉन लिविंग की. ठीक है, तो लिविंग वाले में हमारा क्या हो जाएगा? कुछ भी ले लो, वेजिटेबल ले लो, आप मीट ले लो. और नॉन लिविंग में क्या हो जाएगा आपका? सॉइल, रॉक. है कि नहीं? तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में ही हमारे जो है वो बायोमोलिक्यूल्स ही यूज होते हैं. कैसे? दोनों के एलिमेंट सेम ही हैं. क्या होता है बताओ? कार्बन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, है ना, यही सब होता है. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, सेम ही चीजें होती हैं. यही चीजें हमारी सॉइल में भी होती है जिनसे हमारे नॉन लिविंग थिंग्स बनते हैं, और यही चीजें हमारी लिविंग थिंग्स में भी होती हैं. ठीक है ना? तो ये आ जाएंगी आपकी लिविंग में और ये आ जाएंगी आपकी नॉन लिविंग में. ठीक है, अब इसमें एक चीज और है. जो लिविंग है ना, इसमें आ जाएंगी दो चीजें और. क्या आ जाएगा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. ठीक है, इसमें दो चीजें और आ जाएंगी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक में पहले इनऑर्गेनिक में देख लेते हैं. तो इनऑर्गेनिक में हमारा जितना भी कैल्शियम, आपको मालूम है मसल कॉन्ट्रैक्शन में यूज होता है कैल्शियम. कैल्शियम हो गया आपका, मैग्नीशियम हो गया, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड ऑल. ये सारी चीजें आपकी इनऑर्गेनिक में आ जाएंगी. और ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा? ये नॉन लिविंग में क्या क्या आ जाएगा? नॉन लिविंग का भी देख लेते हैं. तो नॉन लिविंग में जैसे कि आपका सैंड है, ठीक है, सैंड हो गया या फिर जो भी है ना, तो इसमें CO2, H2O, ये सारी चीजें आती हैं. ठीक है ना? तो ये तो हो गया बेसिक क्लासिफिकेशन. अब इससे हमारी डेफिनेशन बनेगी कि एक्चुअल में बायोमोलिक्यूल्स फिर होता क्या है भाई, बताओ हमको, सिंपल फॉर्म में बताओ. तो इससे एक डेफिनेशन आती है कि ऑल, है ना, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, all organic compounds found in cell. ठीक है, all organic compounds found in cell are called biomolecules. NCERT की ये लाइन है. अगर आप नीट पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो तो ये एजर्शन रीजन में आपको ये दे देगा डेफिनेशन, मतलब ये स्टेटमेंट दे देगा ना, आपसे पूछेगा कि ये राइट है कि रॉन्ग है. सो ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन सेल आर बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अब इसमें एक चीज और ऐड कर लो, यहाँ ऐड कर लो कार्बनिक. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड है कि कार्बनिक भी आएगा. ठीक है, इतना समझ में आया? डेफिनेशन समझ में आई कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड इन अ सेल आर बायोमोलिक्यूल्स. ठीक है, अब हम बायोमोलिक्यूल्स का क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं भाई. तो बायोमोलिक्यूल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, है ना, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स.
इन दोनों में क्या है, साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है, साइज का और वेट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका जो वेट है ना, इसका वेट जो है वो 1000 डेल्टन से ज्यादा है ना, 1000 डेल्टन से ज्यादा होगा, और इसका क्या होगा 18 से ना, 18 से 800 डेल्टन के करीब होता है इसका, ठीक है। इसका लेस देन हो जाएगा 1000, है ना, 18 से 800, और ये हो जाएगा आपका 1000 डाल्टन, सॉरी 1000 डाल्टन। इतना समझ में आया, आगे चलो। अभी देखो, एक सेल है ना, सेल है, तो आपको मालूम है कि जो सेल की जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये भी बायोमोलिक्यूल से बनी है। हम पढ़ते हैं ना लिपिड बायलेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बायलेयर। सो इट्स आल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, बायोमोलिक्यूल्स। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका डीएनए क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम है, तो ये भी किसका बना होता है, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, अब ये तो मतलब हमारा क्या हो गया, जैसे मैंने आपको इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पढ़ाया था ना, तो इसमें क्या हो गया, ये सारे तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ये क्या है, ये प्रोटीन से बना है, प्रोटीन क्या है, एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना आपके कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं सेल के अंदर, जैसे आप पढ़े होंगे सोडियम होता है ना, ये सारी चीजें होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सो ये सारी चीजें क्या हैं, इट्स इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन भी आता है नीट का कि जो पोटेशियम है ना, ये मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल, ठीक है। जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल है। आगे बढ़ते हैं। अब एक एनसीईआरटी में ना आपके बहुत अच्छी सी एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है इन चीज को क्लासिफाई करने के लिए। उसने क्या किया है, मोटार पिस्टल होता है, ये जब आप केमिस्ट्री लैब्स में जाओगे तो आप पढ़ोगे, एक व्हाइट कलर का मोटार पिस्टल होता है, ठीक है। उसमें उसने क्या किया, एक सेल लिया और उस सेल को कूट दिया, ठीक है। कूटनी टाइप ही होता है जो अपन किचन में यूज करते हैं, तो ये अपन बेसिकली इसको मोटार पिस्टल कहते हैं, जो कि हम केमिस्ट्रिकल लैब्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये कूटेगा तो ऑब्वियसली इसको कुछ लिक्विड भी तो चाहिए, ऐसे कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा एक लिक्विड यूज करता है ये, which is known as ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यही है, उसने इसको कूट दिया। अब क्या हुआ, इसका यहाँ पे एक वो बना होगा सॉल्यूशन टाइप्स, जिसको अपन सुपरनेटेंट भी कहते हैं। सुपरनेटेंट में पैलेट एंड सुपरनेटेंट दोनों चीजें होती हैं। तो अब इसका क्या किया उसने, स्ट्रेनिंग की, स्ट्रेनिंग, जैसे चाय बनाने के बाद छन्नी से हम उसको छानते हैं, वैसे ही इसकी स्ट्रेनिंग की उसने एक कपड़े से। इस कपड़े का नाम भी दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, जिसको कॉटन या चीज क्लोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटन और चीज क्लोथ। तो इसके पास क्या आ गया, कंटेंट्स आ गए। अब तो अब सिंपल सी बात है कि ये दो चीजों में डिवाइड हो जाता है, एक होता है फिल्ट्रेट, दूसरा होता है रिटेंटेट, ठीक है। ये दो चीजों में डिवाइड हो गया। अब एक हो गया फिल्ट्रेट और दूसरा हो गया आपका रिटेंटेट।
तो जो रिटेंटेड होता है ना, इसमें आपका आता है एसिड इनसॉल्युबल। हमने क्या किया था, इसमें एसिड डाला था ना, तो जो एसिड में डिसॉल्व नहीं होगा वो एसिड इनसॉल्युबल है। तो ये एसिड इनसॉल्युबल पूल है और ये हो जाता है एसिड सॉल्युबल पूल। तो दो चीजें मिल गई हमारे पास। तो ये जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है ना, जो एसिड सॉल्युबल पूल है आपका, इसी में आते हैं आपके बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। और ये जो रिटेंटेड है, जो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट है आपका, इसमें क्या हो जाएंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है। इसी के आगे जो आपका रिटेंटेड बना ना, जो मैंने आपको बताया कि एसिड इनसॉल्युबल होता है, एसिड इनसॉल्युबल होता है, तो इसी में आपके क्या हो जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं। प्रोटीन्स आर अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड, समथिंग लाइक दिस, प्रोटीन्स आ जाते हैं। एंड इसी में आपका क्या आ जाता है, पॉलीसेक्राइड। ठीक है। ये चीज अभी आगे जब आप क्लासिफाइड वे में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स पढ़ोगे, तब ये चीज बहुत काम आएगी। तब वहां पे जो टर्म्स यूज होंगे ना, एसिड इनसॉल्युबल, एसिड सॉल्युबल, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये इसी एक्सपेरिमेंट के कारण हमको समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो, तो अब आगे हम बायोमोलिक्यूल्स का सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कंपोनेंट है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो हम सिंपली शुगर्स भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको हम लोग सिंपली शुगर भी कहते हैं। ये आगे आपको तीन पार्ट में क्लासिफाई हो जाते हैं। मोस्ट कॉमनली आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो ये चीज, मोनोसेकेराइड है ना, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, डायसेकेराइड, या इसी को ओलिगोसेकेराइड ही कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड होता है लेकिन मोस्टली हम इसमें पढ़ते हैं डायसेकेराइड है, इसलिए हम डायरेक्ट डायसेकेराइड ही बोल देते हैं। ठीक है, तो डायसेकेराइड, और ये आ गया आपका पॉलीसेकेराइड। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड होता है ना, ये आपका 3 से 3 to 7 कार्बन से बनता है ये। ठीक है, 3 से 7 कार्बन से बनता है आपका मोनोसेकेराइड। ये जो है आपका ट्रायोज हो जाएगा, अगर 3 कार्बन का है तो ट्रायोज, दूसरा अगर 4 कार्बन का है तो टेट्रोज। ये ऐसे कंटिन्यू होगी ये चीज। ठीक है, पेंटोज, ये पेंटोज ही अपन पढ़ते हैं ना आगे चल के, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो कि डीएनए आरएनए में यूज होती है ना। देन आ जाएगा हेक्सोज, 6 कार्बन का है तो भाई हेक्सोज, और एकदम लास्ट में हेप्टोज। ऐसे वो आता नहीं है लेकिन आप इंफॉर्मेशन के लिए इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो यस, सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये जो 6 कार्बन के जो हमारे मोनोमर बनते हैं, मोनोसेकेराइड बनता है, उसको हेक्सोज बोलते हैं। तो हेक्सोज में क्या आता है आपका, आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। इसी का काम, इसी को यूज करके हम आगे क्या बनाएंगे, डाइसेक्राइड्स बनाएंगे, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। तो ये क्या है आपका बेसिक है ना। तो इसको यूज करके आप डाइसेक्राइड्स बनाएंगे अपने। चलिए देखते हैं।
उससे पहले चाहे तो आप एक मोनोसेक्राइड का एग्जांपल देख सकते हो, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। जैसे राइबोज को देख लो, राइबोज क्या है, पेंटोज शुगर है, उसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथे कार्बन पे ये ऐसे लटकता है, पांचवा कार्बन जो है ये चौथे कार्बन पे ऐसे लटकता है। ठीक है, CH2OH है ना। ठीक है, ये क्या है, राइबोज है। ठीक है, राइबोज का स्ट्रक्चर है ये आपका। अच्छा, ये कौन सा राइबोज अगर पूछ दे कोई तो क्या बोलोगे, अल्फा राइबोज है ये। क्यों है अल्फा राइबोज, क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन पे देखो OH ग्रुप नीचे है। अगर ये ऊपर होता, अगर ये ऊपर होता, ठीक है, अगर OH ऊपर होता, ऐसा कुछ होता, तो ये क्या होता, ये बीटा राइबोज होता। ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का वो है, यूज है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अल्फा राइबोज है। और ये कार्बन कौन सा कार्बन है, इसको एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है केमिस्ट्री में। एनोमेरिक कार्बन और कायरल कार्बन, ऐसा कार्बन जिसके जो है ना चारों फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा राइबोज। ठीक है, राइबोज का स्ट्रक्चर है। अब आप बोलोगे भाई राइबोज बनाए तो डिऑक्सी राइबोज भी बना दो। ठीक है, बता देते हैं, यहां से एक ओ निकाल दो। ठीक है, ये बन गया आपका डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, आगे बढ़ो। अब देख लेते हैं भाई डाइसैकेराइड, क्योंकि मेन काम हमको इसी में है, ज्यादातर हमें इसी पे फोकस करना है, बिकॉज ज्यादातर चीजें आपकी इसी में है। ठीक है, तो जो आपका डाइसैकेराइड होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, आपके मोनोमर से ही बना होगा ऑब्वियसली। अभी जो आपने मोनोमर्स पढ़े ना, उसी की यूनिट से बनता है, ये मोनोमर से बनता है। तो अगर ये अगर ये 2 से 9 है, ठीक है, 10 से कम होना चाहिए मोनोमर। ठीक है, 10 से कम होना चाहिए, 10 हो जाएगा तो आपका पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। तो 2 से 9 है तो इट्स डाइसेक्राइड। ठीक है, इसके मोनोमर्स जो है, हमारे जो मोनोसेक्राइड हमने पढ़े उसी मोनोमर की यूनिट से बनता है ये। इसमें बेसिकली जो हम पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, तो इसमें अपन पढ़ते हैं माल्टोज, है ना, सुक्रोज, माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो जो मैंने आपको बताया कि ये मोनोमर से बना है, तो ऑब्वियसली माल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज किससे बनता है आपका, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टोज किससे बनता है, सो ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक है, तो अभी हम इसका एक स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, भाई कैसे बनता है बताओ, आगे चलते हैं। इतना समझ आया, चलो हम माल्टोज बना लेते हैं। ठीक है, तो माल्टोज के लिए पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो ग्लूकोज का ना देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले आप वो सीख जाओ, फिर आप ये सारे डाइसेक्राइड्स आराम से बना सकते हो। तो ग्लूकोज में क्या होता है, अभी मैंने बताया हेक्सोज है, वो 6 कार्बन होता है, तो बना लो भाई 6 कार्बन, समथिंग लाइक दिस। ठीक, यहाँ पे भी बना लो, समथिंग लाइक दिस। दोनों के फॉर्मूला सेम ही होते हैं ना, तो फॉर्मूला सेम होता है, आइसोमर्स है ना, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या करो, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया, इसमें कितने होंगे, 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5
नहीं, 1 2 3 4 5, और ये जो पांचवा कार्बन होता है ना, इसमें ऐसे छठा लटकता है, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, CH2H। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसका जो तीसरा कार्बन होता है ना, तीसरा कार्बन, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं हम। तीसरे कार्बन पे क्या होता है ना, इसके ग्लूकोज का जो OH है वो ऊपर चला जाता है। ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप देखोगे मोस्टली कि बाकी सब में ग्लूकोज ये नीचे होगा OH आपका, ठीक है, बाकी सब में आपका OH नीचे होगा, लेकिन जो थर्ड कार्बन है ना, थर्ड कार्बन पे जो OH है आपको वो ऊपर रहता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम ही होगा, है ना, ये दोनों ग्लूकोज के ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हुआ है। तो अब देखो क्या होता है कि इसका जो है ना, ये पहला कार्बन है, ठीक है, ये पहले कार्बन का, और ये चौथा कार्बन है इसका, दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का क्या है, चौथा कार्बन है। तो इससे क्या होता है, एक हाइड्रोजन सॉरी H2O निकल जाता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है ऐसे, O, 2H और एक O निकल जाता है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है O। तो इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली हाइड्रोलिसिस हुआ ना, H2O निकल गया, सो इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोले इस बॉन्ड को, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और अच्छे से सुनो, ये क्या था, अल्फा था, अभी बताया ना, जहां फर्स्ट कार्बन के नीचे OH होगा से इट्स अल्फा, सो ये अल्फा है दोनों। अब देखो यहाँ का कौन सा था, फर्स्ट कार्बन था, और यहाँ का चौथा कार्बन है, तो क्या हो जाएगा नामकरण, अल्फा 1,4 आ गया आपका, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर है, मैंने बताया ग्लूकोज, और ग्लूकोज के मोनोमर से कौन बनता है, इट्स माल्टोज स्ट्रक्चर। क्या है ये, माल्टोज, ठीक है, आगे बढ़ो। तो जैसे मैंने माल्टोज का बनाया वैसे ही सुक्रोज भी बनेगा आपका, वैसे ही आपका लैक्टोज भी बनेगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होंगे। सब हमने डाइसैकेराइड तो देख लिया, अब पॉलीसैकेराइड की बात कर लेते हैं भाई, क्या चीज है ये। तो पॉलीसैकेराइड में मैंने आपको क्या बताया था कि जो 10 जो है ना, 10 से या 10 से ज्यादा हो जाएंगे अगर मोनोमर्स, ठीक है, 10 और 10 से ज्यादा अगर मोनोमर हो जाएंगे तो वो पॉलीसैकेराइड बनाएगा, ठीक है, ऐसे यूनिट बन जाएंगी ना, ऐसे छोटी छोटी यूनिट्स बना लेंगे, ऐसे चेन्स, ठीक है। अब यही जो है आगे आपका, ये दो पार्ट में क्लासिफाई होता है, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, और एक दूसरा जो होता है वो होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो नाम से ही क्लासिफाइड है कि जिसमें मोनोमर की सेम मोनोमर की यूनिट से अगर बना है तो वो इट्स होमोपॉलीसैकेराइड, और अगर डिफरेंट मोनोमर की यूनिट से बना है तो इट्स हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी अपन अभी देखेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो अब ये जो होमोपॉलीसैकेराइड है ना, इसको और अच्छे से देख लेते हैं भाई। ये जो हमारा होमोपॉलीसैकेराइड है, ये फर्दर और क्लासिफाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये दो काम करता है आपका, क्या काम करता है, एक तो स्टोरेज का और एक स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस देता है ये, ठीक है। तो ये आपका एक हो जाएगा स्टोरेज और दूसरा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो जो आपका स्टोरेज वाला पार्ट है ना, इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, स्टार्च, सुने ना अपन, प्लांट्स में जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च स्टोर होता है,
है ना। और वही एनिमल्स में अगर मैं बात करूं तो फूड कौन से फॉर्म में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन, इट्स ऑल्सो अ होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, वो सेम मोनोमर की यूनिट से बनता है ये, ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोज की ही यूनिट से बनता है ये, ठीक है। अब देख लो, अब स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस में भी अपन देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस में कौन सा होमोपॉलीसेकेराइड है। तो स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस में हम बहुत ही फेमस एग्जांपल है सेल्यूलोज, जिसे प्लांट की सेल वॉल बनती है। दूसरा काइटिन, काइटिन भी आपको पता होगा, जो इंसेक्ट्स होती है उनकी जो बाहर की सेल वॉल होती है ना, वो काइटिन से बनती है, इट्स ऑल्सो होमोपॉलीसेकेराइड। एक चीज और होती है इसी में, विच इज नोन एज पेप्टिडोग्लाइकिन, पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब हम हेटेरो वाला भी देख लेते हैं, होमो समझ आया, हेटेरो भी देख लेते हैं। जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है ना, इसमें क्या होगा, इसमें आपके मोनोमर्स की यूनिट अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। मोनोमर्स की आपकी जो यूनिट है वो अलग अलग हो जाएगी। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो आपका, जो मैंने पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ लिख दिया था, वो इसी का पार्ट था, ठीक है। वो उसमें नहीं आता है, होमो में नहीं आता, वो हेटेरो में आता है। इट्स कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकन। ये जो है ना, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल इससे बनी होती है। हमारे मतलब क्या होता है ना, आपको सबको पता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है ना सलाइवा में, पेट की जो हमारे क्या कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, आपको पता होगा। तो जो हाइड्रोलाइसिस नाम का एंजाइम होता है ना, वो इसी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर को खत्म कर देता है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल इससे बनती है। और क्योंकि ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है तो पता है ये किससे बनता है, ये नैग और नैम से बनता है। ये इसकी मोनोमर की यूनिट है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल मर्मेरिक एसिड, ठीक है। उसकी ऐसे नैग नैम नैग नैम ऐसे करके ये पूरा बनेगा। ये क्या है आपका, ये है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। आगे चलो, तो मैंने आपको अभी आपको स्टार्च बताया था, स्टार्च, ठीक है। इसके बारे में अलग से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम भी थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा पढ़ लेते हैं। तो स्टार्च क्या था आपका, होमोपॉलीसेकेराइड था, है ना। स्टार्च आपका क्या है, इट्स अ होमोपॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च जो है वो स्टोरेज के काम आता है आपका, है ना। क्योंकि ग्लूकोज जो है ना, प्लांट्स क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनाते हैं। वो ग्लूकोज क्या होता है, प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है एज सुक्रोज। प्लांट की बॉडी में आपने पढ़ा होगा, फ्लोएम और जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है, वो किसमें होता है, इन फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और यही चीज जो है वो स्टोर जो होगा ना, वो होगा इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो नीट में इसमें भी क्वेश्चन आता है कि भाई स्टार्च के फॉर्म में क्यों स्टोर कर रहे हो, जब ग्लूकोज था या सुक्रोज था तो उसके फॉर्म में भी तो आप स्टोर कर सकते थे ना। सो व्हाई स्टार्च, बिकॉज जो स्टार्च है ना वो आपको ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। जो आपका स्टार्च है ना वो ऑस्मोटिकली इनएक्टिव होता है, इसीलिए इसके फॉर्म में जो है आपका प्लांट्स में, ठीक है, उसका फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो स्टार्च जो है ना ये दो टाइप का होता है, ये होता है अमाइलोज, अमाइलोज, और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। बेसिकली क्या ये मोनोमर है ना ग्लूकोज के, ठीक है, उसके दो टाइप है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो जो अमाइलोज होते हैं ना, देखो ये स्ट्रेट चेन होती है ग्लूकोज की, ये क्या है, स्ट्रेट चेन है ये, इट्स अ स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज। मैंने अभी आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर बताया था, याद है।
तो ऐसे क्या होगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, इट्स अ स्ट्रेट चेन, इट्स कॉल्ड अमाइलोज। ठीक है, अब देखो इसका एक स्पेशल फीचर है जो नीट में बच्चों से पूछा जाता है, क्या, ये जो है ना ये ऐसे हेलिक्स बना लेता है, ये चेन जो है ना इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, इट्स अ लीनियर चेन, लेकिन ये क्या करते हैं ऐसे कॉइल हो जाता है और ये ऐसे हेलिक्सेस बना लेता है। तो एक बहुत ही कॉमन टेस्ट होता है जो हम लेबोरेटरी में केमिस्ट्री में करते हैं, विच इज कॉल्ड आयोडीन टेस्ट, है ना। आयोडीन टेस्ट आपने सुना होगा, नहीं तो आप कॉलेज में हायर स्टडीज में आप सुनोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट्स का। उसमें क्या होता है, जो आयोडीन होता है ना हमारा I2, वो इसी हेलिक्सेस में फंस जाता है और ये क्या देता है, ब्लू कलर। स्टार्च जो है आयोडीन में ब्लू कलर देता है, क्यों देता है, दिस इज द रीजन, उसकी जो स्ट्रेट चेन है वो हेलिक्स फॉर्म कर लेती है। ठीक है, सो ये वाला जो है ये सिर्फ अमाइलोज में आता है। अब बोलोगे अमाइलोपेक्टिन क्या है, तो अमाइलोपेक्टिन क्या है, इसमें ब्रांचिंग होती है, क्या होती है इसमें, ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में क्या है, फिर से एक स्ट्रेट चेन बना लो, समथिंग लाइक दिस। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तो जो बनेगा वो बनेगा ही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपका, ठीक है, 1,4 जो मैंने आपको बताया, ये क्या है, सारे अल्फा कार्बन ले रहे हैं ना अपन, सॉरी अल्फा ग्लूकोज ले रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो ब्रांचिंग में क्या होता है, एनसीईआरटी में आपका डायग्राम दिया हुआ है जो कई बार बच्चों को नहीं समझ में आता, भाई ये क्या वाला है। इससे ना एक ऐसे ही मतलब ये ग्लूकोज की चेन है ना, क्या है ये, ग्लूकोज के मोनोमर्स है, तो ऐसे ही एक सिमिलर जो है ना एक चेन आती है और यहाँ पे क्या होता है, इसका जो छठा कार्बन नहीं होता है, इसके छठे कार्बन से, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, इसका फर्स्ट कार्बन, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज की ही एक और चेन आई है, ठीक है, इसका फर्स्ट कार्बन और इसका छठा कार्बन यहाँ पे फिर से एक बॉन्ड बना लेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, विच इज नोन एज अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नीचे जो आपका अल्फा 1,4 बन रहा है वो तो बनेगा ही, ठीक है। ब्रांचिंग में क्या हुआ, एक अलग से ग्लूकोज की चेन आई और उसने यहाँ पे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अलग से बना लिया। ये क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन के केस में होता है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपके स्टार्च, बहुत ही जो टूटते नहीं है ना, जो पेड़ के तने होते हैं आपके, उसमें मोस्टली यही पाया जाता है, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनाता है ये, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग हुई है। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा एक चीज और जो एनसीईआरटी में दी हुई है, सुक्रोज से रिलेटेड, सुक्रोज से रिलेटेड एनसीईआरटी में एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका दिया हुआ है जो कि नीट में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, क्या है अब वो फंक्शन अपन देख लेते हैं। सो ये इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म के ऊपर का एक फंक्शन है कि ये जो है ना आपका जो सुक्रोज है ना वो होता है आपका मोस्टली डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो आपका सुक्रोज है ना वो मोस्टली क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। समथिंग इसका जो है ना +66.5 ऐसा कुछ होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सुक्रोज है वो मोनोमर से बना है, किसके मोनोमर से बना है भाई बताओ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, है ना, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो अगर हम इस सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये टूट नहीं जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सब यूनिट्स में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसका ना ऑप्टिकल रोटेशन होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे स्टीरियोआइसोमेरिज्म में, इसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है। जो आपका ग्लूकोज होता है ना, अल्फा ग्लूकोज, वो आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, प्लस में होता है, और ये जो फ्रक्टोज होता है वो माइनस में होता है, वो लीवोरोटेटरी होता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है वो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब ये दोनों टूटते हैं ना तो फिर जब साथ में इनका वो बनता है तो क्या कैसे बनेगा ये जो आपका ग्लूकोज है ना, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो है तो 52.7 डिग्री में ना ये आपको ऑप्टिकल रोटेशन करता है। ठीक है, और ये जो फ्रक्टोज है वो लीवोरोटेटरी है। ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है कि डेक्स्ट्रो रोटेट, वो ये जो है ये लीवोरोटेटरी होता है फ्रक्टोज आपका, ये माइनस में आपको रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट करता है। ठीक है, समथिंग लाइक 92 डिग्री। तो इसका ओवरऑल क्या बन जाएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी
इसका ओवरऑल बन जाता है आपका 39.3 माइनस में, विच इज लीवोरोटेटरी। तो समझ आया, पहले क्या था, सुक्रोज क्या था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था विदाउट हाइड्रोलाइजेशन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस से पहले क्या था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था ये, प्लस 66.5 था इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन जब बाद में इसका हाइड्रोलिसिस होता है ना, जब ये टूटता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में, तो इसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, लीवोरोटेटरी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नीट में भी क्वेश्चन आता है, which sugar is known as invert sugar, so sucrose is known as invert sugar, so and this is the reason। बोर्ड पर्सपेक्टिव से आएगा तो ये रीजन आपको लिखना है, ठीक है। देखो अब इसमें एक और चीज होती है विच इज नोन एज इन्यूलिन, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। इन्यूलिन दिया है तो हम बात कर लेते हैं, विच इज ऑल्सो अ होमोपॉलीमर। इट्स अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इट्स अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। ये होमोपॉलीमर होता है इन्यूलिन आपका फ्रक्टोज का, और ये जो है ना आपका किडनी टेस्ट में यूज होता है ये। जो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, इंसुलिन अलग है, इंसुलिन अलग है, ये इंसुलिन नहीं है, ये इन्यूलिन है। इट्स नॉट अ हार्मोन, ठीक है, इट्स इन्यूलिन, इट्स अ होमोपॉलीमर जो कि फ्रक्टोज से बनता है, और ये किडनी टेस्ट में काम आता है। और ये रूट्स ऑफ लेबिया, मतलब ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो लेबिया नाम का प्लांट होता है ना, उसके रूट्स में ये पाया जाता है, तो इट्स ऑल्सो अ होमोपॉलीमर। आगे बस एक दो एग्जांपल्स और दिए हैं इसमें, लाइक काइटिन। काइटिन की अपने बात की थी, काइटिन क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, फंगल सेल वॉल बनती है इससे। इट्स अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं भाई इसको, क्यों बोलते हैं भाई कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसकी जो मोनोमेरिक यूनिट होती है ना, वो नैग से बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है। ये एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड भी बनाता है, कॉकरोच की ना नीट में अनदर क्वेश्चन आता है ये दूसरे चैप्टर में कि ये काइटिन से ही बना होता है, एक्सोस्केलेटन, बाहर का स्केलेटन उसका। अब लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट में आपका रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, है ना, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तब ये चीज क्या होती है, देखो ये क्या है, क्यूप्रिक आयन है। अगर ये क्यूप्रिक आयन को कॉपर में कन्वर्ट कर दे तो ऐसा रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, क्यूप्रिक आयन है ना, इसको अगर रिड्यूस कर दे कॉपर में, सो इट्स अ रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी आपके मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, वो क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग है। यही क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि एक्सेप्शंस ही आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं, सो इट्स अ नॉन रिड्यूसिंग। मोस्टली आपके जितने मोनोसेक्राइड है, आपके जितने डाइसेक्राइड है, इट्स ऑल रिड्यूसिंग, लेकिन डाइसेक्राइड का जो आपका सुक्रोज है, इट्स नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। अब देखो मोनो और डाई की तो हमने बात कर लिया, बोले हुए पॉली क्या होता है, तो देखो पॉली में क्या होता है ना, कि अगर ये कोई पॉलीसेक्राइड है तो उसका जो है ना, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है।
ये अभी जो है हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से राइट एंड लेफ्ट अलग होता है, ठीक है। तो ये मेरे हाथ के अकॉर्डिंग अगर ये इसका राइट एंड है, ठीक है, तो ये राइट एंड आपका हमेशा रिड्यूसिंग एंड होता है पॉलीसेकेराइड में, और ये जो लेफ्ट हैंड है ये आपका हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होगा पॉलीसेकेराइड में। दैट्स इट, ठीक है। मोनो वाले सारे हैं आपके रिड्यूसिंग, सिर्फ सुक्रोज में, डाई में भी सारे हैं, सिर्फ सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग, ये एक्सेप्शन है, इट्स एन एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए, अब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, तो अब हम थोड़ा सा लिपिड्स को भी देख लेते हैं। लिपिड्स, लिपिड्स जो है ना ये बेसिकली आपके क्या होता है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये क्या होता है बेसिकली आपका बायो माइक्रो मॉलिक्यूल होता है ये, ठीक है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था वेट कितना होता है, 18 से 800 डाल्टन, जो कि किस में आता है, रिटेंटेट, किस में आता है, रिटेंटेट में आता है, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पोर्शन था आपका, ये पढ़ा चुकी हूँ स्टार्टिंग में। तो अब लिपिड्स का जो है हम क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं, भाई लिपिड्स कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या टाइप होता है इसका। तो ये ना 3 टाइप का होता है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, डायरेक्ट एग्जांपल दिया, लेकिन आप इसके क्लासिफिकेशन देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। एक होता है सिंपल, सिंपल लिपिड, दूसरा होता है आपका कॉन्जुगेट लिपिड, और तीसरा होता है आपका डिराइव्ड लिपिड, है ना। जो सिंपल लिपिड्स है इसमें आता है आपका ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ये बहुत ही कॉमन लिपिड है जो आपका यूज होता है, ग्लिसरॉल, जिसको क्या बोलते हैं अपन, इसका कॉमन नेम क्या है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन होती है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। देख बनाना चाहो तो स्ट्रक्चर भी बना लो लोग, हाइड्रोक्सी है तो भाई OH ग्रुप होगा, अब जो बच गया वह H लगा लो, बन गया ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये क्या है आपका, ग्लिसरॉल है, ये एक सिंपल जो है आपका लिपिड होता है, ग्लिसरॉल आता है इसमें, और इसमें क्या आता है, फैटी एसिड आता है सिंपल लिपिड्स में, ठीक है। जो सिंपल लिपिड्स होते हैं ना, जो फैटी एसिड होता है ना आपका, इसमें अब और 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में, जो होता है पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड का दिया हुआ है, पाल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन की होती है। दूसरा एग्जांपल दिया हुआ होता है आर्किडिनियम, आर्किडोनिक, आर्किडोनिक एसिड जो कि होता है आपका 20 कार्बन का, ठीक है। तो ये सिंपल लिपिड्स का हो गया आपका। जो फैटी एसिड होते हैं ना, आगे देखो इसमें भी क्लासिफिकेशन है, अब देखना चाहो तो, जो फैटी एसिड होते हैं आपके, ये आगे 2 पार्ट में और डिवाइड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड एंड दूसरा होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड है तो इसमें सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड में आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है फैटी एसिड पे, ठीक है। तो ये सिंपल लिपिड्स का हो गया, यस। तो हम सिंपल लिपिड देख लिए थे,
हम देखेंगे अब कॉन्जुगेट लिपिड। ठीक है, तब ये कॉन्जुगेट लिपिड क्या चीज होती है? देखो, लिपिड और नॉन लिपिड, ठीक है, ये मिलके आपकी क्या बना देती है? कॉन्जुगेट लिपिड्स। जैसे कि लिपोप्रोटीन, सुना हो गया आपने ये टर्म्स, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये सारा क्या है? आपका कॉन्जुगेट लिपिड है। अब हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट लिपिड बनता कैसे भाई। देखो, बहुत इजी है ये। देखो, अल्कोहल है ना, जब एसिड से रिएक्ट करता है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये, तो क्या बनते हैं? एस्टर बनते हैं। अल्कोहल एसिड से रिएक्ट करके एस्टर बनाता है। सो इसी के हेल्प से हम क्या बनाएंगे? कॉन्जुगेट लिपिड, जो कि है ग्लिसराइड। ठीक है, इसी की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? ग्लिसराइड। अल्कोहल अभी हमने देखा क्या है? ग्लिसरॉल। अल्कोहल क्या है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का भी बताया था ना, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। वो क्या है आपका? वो आपका है सिंपली एक अल्कोहल है। ठीक है, अब ये एसिड के साथ रिएक्ट किया। एसिड क्या? फैटी एसिड। एसिड, अरे सिंपली इट्स ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है ना, कोई सा भी एसिड हो सकता है फैटी एसिड में। RCOH, इसमें और मतलब क्लासिफिकेशन है फैटी एसिड के, वो मैं नहीं जा रही हूँ। सो इट्स RCOH। ठीक है, ग्लिसरॉल और एसिड, अब क्या बनाएगा? ये एस्टर बनाएगा। तो वही एस्टर का नाम क्या है? ग्लिसराइड। इट्स नोन एज ग्लिसराइड। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखना चाहो तो देख सकते हो। बना लो फिर से ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे कोई एसिड ले आओ, कोई भी एसिड ले आओ। तो ये क्या करता है ना, ये यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, ये यहाँ से मतलब बॉन्ड नहीं बनाता, सॉरी, ये यहाँ पे जो है ना, इन दोनों का इंट्रैक्शन होता है। सॉरी, बॉन्ड नहीं बनता है, यहाँ पे इन दोनों का इंट्रैक्शन हो जाता है, एसिड और अल्कोहल का। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा? H2O निकलेगा, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये आपका यहाँ पे एक ग्लिसराइड बन जाएगा, विच इज नोन एज मोनोग्लिसराइड। इसमें भी आगे क्लासिफिकेशन होते हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसमें आपका क्या बन जाएगा? एक ग्लिसराइड बन जाएगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है? अब देखो, ऐसे ही ना डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड भी बनता है, उसके स्ट्रक्चर्स में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, सिंपल ऐसे ही बनेगा वो भी। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो ट्राइग्लिसराइड होता है ना, ट्राइग्लिसराइड वो आपके फैट्स एंड ऑयल्स में पाया जाता है। घर में आप जितना ऑयल, घी, बटर सब यूज करते हो, जितने हेयर ऑयल यूज करते हो, उसमें क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा? ये एक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर निकल रहा है ना इंटरेक्शन में, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड से बनता है ये। 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ठीक है ना, और ये हाइड्रोलाइज्ड होता है क्योंकि क्यों? वाटर निकल रहा है इंटरेक्शन से, रिएक्शन में, है ना। सो ये ट्राइग्लिसराइड का एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है।
जो ये ट्राइग्लिसराइड होता है ना, इसके कुछ फीचर्स भी दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में कि इसका जो है ना हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है एक जगह, एंड कुछ जगह होता है लोअर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, इसमें एग्जांपल दिया है आपकी एनसीईआरटी में जिंजली ऑयल का। जिंजली ऑयल ये सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है। ठीक है, लुब्रिकेशन एंड जो भी चीजें होती है उसमें सबसे अच्छा ऑयल माना जाता है, विच इज नोन एज जिंजली ऑयल। ठीक है, तो यही इसी के फीचर्स आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, अब जल्दी से कॉन्जुगेट लिपिड भी देख लेते हैं, बिकॉज ये क्या था, नहीं ये कॉन्जुगेट लिपिड था। अब एक बार डिराइव्ड लिपिड देख लेते हैं। जो डिराइव्ड लिपिड है ना, डिराइव्ड लिपिड, इसका फंडा बहुत सिंपल है। इसमें क्या आते हैं आपके स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स आते हैं आपके, स्टेरॉइड्स जिससे आपके हार्मोन्स बनते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये उसका प्रिकर्सर होता है। तो इसमें बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो है कोलेस्ट्रॉल, जिसका स्ट्रक्चर भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विच इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड। ठीक है, देखो इसका स्ट्रक्चर आया था नीट 2019 में आया था, इसका स्ट्रक्चर पहचानने के लिए कि बताओ कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर कौन सा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो इसको मैं ऐसे याद करती हूँ, आप भी कर सकते हो। याद करने का तरीका है कि हम एक घर बना रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऐसे देखोगे तो आपको कभी नहीं घुसेगा दिमाग में, बोलोगे क्या चीज है ये। ठीक है, नीचे हम कोई घर बना रहे हैं, ठीक है, तो नीचे आपके 2 फ्लोर है पहले, ठीक है, 2 रूम्स है समझ लो। फिर उसके ऊपर ही तो आप मतलब यहाँ पे फिर दूसरी मंजिल क्या करोगे, पहले नींव बनाओगे तभी तो उसके ऊपर फिर दूसरा फ्लोर बनाओगे, तो बना लो। ठीक है, कितना हुआ। फिर यही तीसरे फ्लोर मतलब जो सेकंड फ्लोर था आपका, यहां से एक और फ्लोर बनाओ जिसकी खिड़की खुली हुई है। ठीक है, मैं ऐसे याद करती हूँ। ठीक है ना, इसकी खिड़की मान लो आपकी खुली हुई है, समथिंग लाइक दिस। ये बंद नहीं है आपका। ठीक है, आपका जो ये ऊपर में जो ये आपने रूम बनाया वो बंद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, थोड़ी सजावट कर दो घर में। घर में क्या करो, थोड़े से दरवाजे लगा दो, है ना। क्या किया हमने, हमने घर बनाया। ठीक है, ये इसको याद करने का एक ट्रिक है। नीचे 2 फ्लोर बनाए हमने, फिर सेकंड फ्लोर पे दूसरा फ्लोर बनाया, फिर दूसरे फ्लोर पे जो एक फ्लोर था उसकी खिड़की, उसको फ्लोर का क्या किया हमने, दरवाजा खोल दिया। ऐसे बंद नहीं है, खुला हुआ है, और ये यहाँ पे हमने बीच में से पार्टीशन कर दिए। इसको आप कुछ भी मान लो अपने मन से याद करने के लिए कि ये सपोज आपने दरवाजे लगा दिए। ठीक है, और ये बेसिकली कुछ नहीं है, सब कार्बन ही है ना, कुछ नहीं है, सब कार्बन ही है। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पे आ जाएगा आपका OH, बन गया आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मैं भी आपको दिखा भी सकती हूँ उसका डायग्राम एनसीईआरटी से। लोगों को ये समझ में नहीं आता भाई ये क्या बना है। इट्स कोलेस्ट्रॉल। वैसे तो एनसीईआरटी में इसका नहीं दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पर आप चाहो तो मैं बता सकती हूँ। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C27H46O, सिंगल O होता है। ठीक है, ये 6 मेंबर्ड की रिंग है, और ये ना इसका स्ट्रक्चर एक बार नीट में पूछ लिया था डायग्राम्स देके कि बताओ इसमें से कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। समथिंग लाइक दिस इज कोलेस्ट्रॉल। ये दिख रहा है आपको, ये मैंने आपको सिंपलर वे में समझाया, आप ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमारा, जो कि है अमीनो एसिड।
उसके आगे हम प्रोटीन्स पे जाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? मोनोमर है। किसका? प्रोटीन का। है ना? ऐसे स्मॉल स्मॉल मोनोमर की यूनिट से आपका क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो ये जो अमीनो एसिड होता है ना आपका, बेसिकली ये जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एक होता है एसेंशियल, दूसरा होता है नॉन एसेंशियल। ठीक है, अब देखो सिंपल सा फंडा है, ये जो नॉन एसेंशियल है ना, इसको बॉडी खुद ही बना लेती है। तो वो बोलते हैं ना कि जो चीज हमको बिना मेहनत के मिल जाती है, हमको उसकी कदर नहीं होती। वही वाला कॉन्सेप्ट है, इसको हमको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको हम याद भी नहीं करते, इसको पढ़ते भी नहीं है कि हाँ ये तो हमारी बॉडी में है ही। एंड ये जो एसेंशियल है, इसको हमको फूड से बाहर से इंटेक करना पड़ता है। ठीक है, टोटल जो है ना ये 20 अमीनो एसिड जो है ना, यही जो 20 अमीनो एसिड है यही आपके प्रोटीन बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज ये है कि अब आप बोल दोगे सिर्फ 20 से ही बनेंगे। अरे भाई रिपीटेड यूनिट से बनेंगे। जैसे अमीनो एसिड क्या होता है? एलेनिन, ठीक है ना, ट्रिप्टोफैन, ऐसे होते हैं ना अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस है ना उससे बनता है, लंबी लंबी चेन्स, लेकिन होंगे 20 ही। ठीक है, अब देखो हम एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं, तभी आप फिर आगे प्रोटीन का समझ में आएगा आपको कि प्रोटीन का क्या है। बहुत ही सिंपल है कि अमीनो एसिड क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्या है ये? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। देखो भाई क्या होता है मीथेन का, आपको पता ही है ये क्या है, ये मीथेन है ना, इट्स मीथेन। अब इसको सब्स्टिट्यूशन कर दो। सब्स्टिट्यूशन में क्या करोगे आप? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे आपका एसिड जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है, अमाइन जुड़ जाता है। ठीक है, नीचे आपका आर ग्रुप रहता है। इसी आर ग्रुप में ना डिफरेंस होता है, इसी के कारण अलग अलग अमीनो एसिड बनते हैं, नहीं तो बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होता है आपका। ठीक है, और ये H रहता है। वैसे तो ये चारों ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन H जो है ना ये फिर भी आ ही जाते हैं, ये बहुत ढीठ है। ठीक है, और ये अल्फा कार्बन होता है, ये भी याद रखना। अमीनो एसिड जो है वो अल्फा कार्बन की चेन से ही बनेगा। ठीक है, तो अब देखो ये बेसिक ग्रुप हो गया, ये क्या है? बेसिक ग्रुप है। ये एसिडिक ग्रुप है। अब इसका नाम समझ में आया आप लोग को? ये अमीनो हो गया, ये एसिड हो गया, इसको क्या बोल दिया अपन? अमीनो एसिड। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में ना कुछ कुछ इस अमीनो एसिड के साथ ना एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, अब देखो क्या किए। क्या किया है कि अगर अमीनो एसिड है, ठीक है, इसको अगर आप एक न्यूट्रल मीडियम में डाल दो। न्यूट्रल मीडियम क्या है? मतलब वाटर है, वाटर में डाल दो भाई। क्या अमीनो एसिड है?
न्यूट्रल मीडियम में इसको डाल दिए। अब देखो ये एसिड है ना, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H+ देने की, देता है ना, तो ये देगा भाई। बहुत ही खुददार आदमी है, इसको चुल मची रहती है कि मुझे देना ही है। ये बहुत ही भिखमंगा आदमी है। ये क्या करता है, ये इसका H+ लेके NH3 बना लेता है, ठीक है, प्लस, और ये यहाँ से देता है तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बना लेता है। सिंपल एसिडिक और बेसिक नेचर है और कुछ नहीं। समझ आई? ठीक है, तो न्यूट्रल वाले में तो ये केस हुआ आपका, ठीक है। अब देखो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना आपको, इसी के बेसिस पे एक चीज इसने और कह दी। क्या कह दी भाई? ये जो अभी हमने बनाया था ना आपका स्ट्रक्चर, ये जो अभी हमने आपका स्ट्रक्चर बनाया था, तो इसमें क्या हुआ था कि ये जो है आपका एसिड की तरह बिहेव कर रहा था और ये आपका बेस की तरह बिहेव कर रहा था। सिंपल। तो इसी में एक चीज होती है विच इज नोन एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है आपका, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। सो इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, कि इसमें पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये ज्विटर आयन है। अमीनो एसिड क्या आपका ज्विटर आयन है। अब आगे देखो, देखो अमीनो एसिड जो है ना, अब आगे चल के इसी के बेसिस पे दो चीजों में डिवाइड होता है, बेसिक अमीनो एसिड और एक होता है आपका एसिडिक अमीनो एसिड। ये बेसिकली कुछ नहीं होता है। देखो ये जो एसिडिक अमीनो एसिड है इसमें क्या होगा, तो ये आपका कोई भी R ग्रुप हो सकता है ना। इसमें क्या होगा, अगर आपका एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर इस वाले अमीनो एसिड में आपका एसिडिक ग्रुप जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो वो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा। सिंपली अगर इसमें अमीन ग्रुप ज्यादा हो गया, ठीक है, NH2 ग्रुप ज्यादा हो गया अमीनो एसिड में, नीचे भी लगा है, अगर नीचे आपका COH की जगह NH2 और लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा ना नेचर में। सो इट्स नोन एज बेसिक अमीनो एसिड। तो इससे हमको क्या समझ में आया, अमीनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। वो बेसिक भी और एसिडिक भी दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। इसी में एक चीज और होती है, ठीक है, एसिड बेसिक हो गया, एक हो जाता है एरोमेटिक, वो भी सिंपल है, एरोमेटिक रिंग अटैच हो जाएगा, सीधी सी बात, ठीक है ना, एरोमेटिक रिंग अटैच हो जाएगा। लाइक ये फिनॉल, क्या है, ये फिनॉल है, एरोमेटिक रिंग है। सो इट्स टायरोसिन, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ू। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ऐसे ही एक होता है एल्कोहलिक अमीनो एसिड भी होता है, ठीक है। एल्कोहलिक अमीनो एसिड में सिंपली जो उसका नीचे का R ग्रुप होता है ना, उसमें क्या हो जाएगा, आपका एल्कोहल जुड़ जाएगा। एल्कोहल यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप अगर होगा नीचे जो स्ट्रक्चर बनाया था अमीनो एसिड में, सो इट्स कॉल्ड एज एल्कोहलिक अमीनो एसिड।
ये एल्कोहलिक अमीनो एसिड का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सेरीन। अमीनो एसिड्स हो गए। अब अमीनो एसिड्स को ना याद करने की एक ट्रिक भी है। हिल एमटीवी टॉप से मैं याद करती हूँ, आप चाहो तो आपको जैसे भी याद करना आप याद कर सकते हो। हिस्टिडीन होता है ये, एच हिस्टिडीन के लिए होता है। हिस्टिडीन हो गया आपका, आइसोल्यूसिन हो गया। ये सारे क्या है, ये सारे एसेंशियल है ना, इसलिए याद कर रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी में नहीं बनते, ये हमको बाहर से इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन है ये, ल्यूसिन के बाद आपका लाइसिन हो गया, ये लाइसिन के बाद एन से आपका मिथ्योनिन है ये। एक बार देख लो, ठीक है, मिथ्योनिन हो गया। टी से आपका थ्रियोनिन है ये, वी से आपका वैलिन है, फिर टी है तो टी से आपका ट्रिप्टोफैन। इसमें टायरोसिन नहीं आएगा ना, याद रखना, टी से कंफ्यूज मत होना, टायरोसिन नहीं आता है। टायरोसिन क्या है, वो नॉन एसेंशियल है, क्योंकि वो हर चीज में यूज होता है, तो वो बॉडी में खुद ही बनाती है बॉडी वो। ठीक है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के आगे ये आर्जिनिन, और ये होता है फिनाइल एनालिन। दिस ऑल आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। 10 जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो ये है। इसको मैं हिल एमटीवी टैब से याद करती हूँ, आप जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो। अब देखो, हमने अमीनो एसिड तो पढ़ लिया, अब उसे क्या बनाएंगे, प्रोटीन। तो अब बनाएंगे पेप्टाइड बॉन्ड। अभी पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनेगा, देखो, 2 अमीनो एसिड ले लो, ठीक है, ये 2 अमीनो एसिड हो गए हमारे। यहां से क्या होता है ना, आपका फिर से एक वाटर निकल जाता है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सिखा रही हूँ ना, फिर से ये वाटर निकल जाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये। ठीक है ना, डिहाइड्रेशन होता है इसमें, और ये क्या बना लेता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड। 2 अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, इसी के आगे ना डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी बनता है, वो मैं नहीं बना रही हूँ, ऐसे सिमिलरली ऐसे ही बनेगा, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बना वैसे ही डाइपेप्टाइड बॉन्ड भी बनेगा। अब ऐसे ही पेप्टाइड बॉन्ड का जो है ना, ऐसे ही बॉन्ड बना के ऐसे पॉलीपेप्टाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड होता है ना, यही आपका प्रोटीन है ना, ये जो आपका पॉलीपेप्टाइड है यही आपका प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन बनना सीख गए आप लोग, अब हम इसके प्रोटीन के स्ट्रक्चर देख लेंगे, है ना, ऐसे ही बनेंगे स्ट्रक्चर्स। पहला होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी। ठीक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी, और ये किससे जुड़े होंगे, यहाँ पे H बॉन्ड्स होंगे ना,
सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो H बॉन्ड से जुड़ी होगी। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, यही चीज सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। फिर इसी से आपका एंजाइम भी आपको समझ में आने वाला है। अभी देखो जो आपका प्राइमरी चेन था ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, यही अगर आगे चल के हेलिक्स बना ले, ठीक है, यही आगे चल के ऐसे प्लीट्स बना ले, ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, इसको बोलते हैं बीटा प्लीटेड, ठीक है ना, बीटा प्लीटेड। ये आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ये हेलिक्स के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे कॉइल हो गया, और यही हेलिक्स अगर और आगे चल के अगर ऐसे प्लीट्स बना ले, जैसे साड़ी को तय नहीं लगाते अपन वैसे, तो ये आपका बीटा प्लीटेड बन जाता है। बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि भाई अब ये कनेक्ट कैसे रहेगा, ये ऐसे बीच में क्या है भाई जो ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे कनेक्ट रहता है, क्या है ये? तो इसमें कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या होते हैं? H बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, है ना, सल्फर के बॉन्ड्स, वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इससे जो है आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना ये जुड़े हुए होते हैं, है ना। नहीं तो ये तो फिर से खुल जाएगा ना भाई, ऐसे शेप में ये कैसे है, क्योंकि वो इन सब फोर्सेस के कारण इनके बीच में ऐसे बॉन्ड्स बनते हैं। वो और क्या मतलब अभी मैं और अभी बताऊंगी आपको कि वो एग्जैक्टली किसके बनते हैं, लेकिन मोस्टली इन चीजों के कारण होता है ये बॉन्डिंग। H बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसको 2 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सेकेंडरी है। अब देखो इसी से टर्शरी भी बना लेंगे हम। कैसे बनाएंगे देखो, आपके पास जो ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर है ना, आपके पास ये बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर आ गई। अब यही बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, ऐसे ऐसे ना, देखो कुछ ऐसा बना लेती है, जैसे ऊन नहीं होता है, ऊन बिल्कुल वैसे ही फोल्ड होगी ये, ठीक है, जैसे ऊन फोल्ड होती है ना, बिल्कुल वैसे ही फोल्ड हो जाती है ये। और यहाँ पे होती है पॉकेट्स, देखो इन्हीं पॉकेट्स में आके आपका क्या होता है, एंजाइम अटैच होता है। ये क्या है, एक्टिव साइट। ये भी आगे आप एंजाइम एक्शन में पढ़ोगे, ठीक है। ठीक है, समझ आई। प्राइमरी था, सेकेंडरी बना, सेकेंडरी प्लीटेड, फिर उसी से टर्शरी बनेगा। टर्शरी में ऐसे ऊन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, अपने आप में ये ऐसे गुच्छे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें भी सेम ही होगा ना, बोलोगे इसमें ये ऐसे कैसे जुड़ा जाएगा, तो सेम अभी जो बताया, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब देखो ये 3 डिग्री हो गया टर्शरी। अब इसी से क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी अपन बना लेंगे, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी देखो कैसे बनेगा। ये जो कोलेजन है ना, ये 2 एग्जांपल दिए हुए आपके एनसीईआरटी में, ये मोस्ट अबंडेंट होता है एनिमल्स में, जो कि स्किन में पाया जाता है ना कोलेजन, स्किन की लेयर में। और दूसरा दिया हुआ है रुबिस्को, रुबिस्को ये प्लांट्स में होता है ना, फोटोसिंथेसिस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। चल तो प्रोटीन्स आपका हो चुका है। न्यूक्लिक एसिड एक बार मैं छोटा सा बता देती हूँ, फिर हम एंजाइम्स के ऊपर जाएंगे। न्यूक्लिक एसिड जो है आपकी 3 चीजों से बनती है। न्यूक्लिक एसिड तो आपको मालूम है डीएनए आरएनए होता है ना। अब ये बनता किससे है, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड और
न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड होता है, आपको पता ही होगा। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड जो है इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, इसमें शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस होता है ना, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। यही जो है न्यूक्लियोटाइड बनाता है आपका आगे चल के, ठीक है। अगर इससे आपका एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाए तो क्या बना देगा, फॉस्फेट ग्रुप अगर जुड़ जाए इससे तो ये आपका बना लेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है ना डीएनए में, को पता ही होगी। इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है 5' एंड 3' एंड, है ना। इसमें मैं ज्यादा अंदर नहीं घुस रही हूँ। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो आप पढ़ते हो डीएनए का, है ना, इसमें क्या बोलता है वो, ऐसे कुछ होता है ना। राइट हैंडेड हेलिक्स होता है ये, है ना, राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। जिसमें ना 20 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 10 पेयर होते हैं आपके इसी को पेयर में बताया ना। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है ना 3.4 एनम, या फिर इसी को अपन 34 एमस्ट्रॉन्ग भी बोलते हैं, है ना। डीएनए की जानकारी है। और इन दोनों के बीच जो एंगल होता है ना यहाँ पे, ये ऐसे, ये जो ना कुछ ऐसा होता है 36 डिग्री पे होता है। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। और ये नाइट्रोजन बेसिस भी आपको पता ही होगा, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट रूल होता है ना वो होता है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल ये क्या बोलता है, जो आपका प्यूरिन है और पिरिमिडीन है, वो इक्वल होना चाहिए, है ना। ये आपका 50% होना चाहिए और ये आपका 50% होना चाहिए। देखो इससे ना क्वेश्चन आता है नीट में, कैसा क्वेश्चन आता है मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। सपोज प्यूरिन में आपको पता ही होगा एडेनिन गुआनिन होता है, और यहाँ क्या होता है थाइमिन, साइटोसिन, और एक उसमें यूरेसिल भी होता है ना, जो कि आपका आरएनए में होता है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जैसे नीट में क्वेश्चन आता है कि अगर एडेनाइन है ना, एडेनाइन है वो 30% है, एडेनाइन आपका 30% है, तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टी सी एंड जी, बताओ। एडेनाइन 30% है तो टी सी एंड जी का परसेंटेज पूछ देगा नीट में। ये चारगाफ रूल पे बेस्ड होता है, बहुत सिंपल है ये। देखो ये देखो एडेनिन जो है वो अगर 30% है ना, तो होना चाहिए 50% ही ना, तो यहाँ 30% हो गया तो बचा कितना है इसके पास 20। अब देखो इसके पास जितना होगा एग्जैक्टली सेम इसके पास होगा, क्योंकि यही हमको चारगाफ रूल बताता है। 30% है तो इसके पास भी 30% होगा और इसके पास भी 20% हो गया, टोटल हो गया 100%। तो बस यही आता है, ये आपका आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30%,
देन साइटोसिन आपका 20% एंड गुआनिन आपका हो गया 20%। सो ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं नीट में चार्गाफ रूल के बेस्ड। अब देखो थोड़ी सी नेमिंग भी रहती है न्यूक्लियोसाइड की, थोड़ा सा बता देती हूँ इंट्रोडक्शन बस, कि जैसे अगर शुगर और एडेनिन है तो आप इसको क्या नाम दोगे? एडिनोसिन। क्या बोलोगे? एडिनोसिन। वैसे अगर गुआनिन होगा तो गुआनोसिन, साइटोसिन। लेकिन जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन से वो थाइमिडीन हो जाता है। थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, ठीक है, जो पायरेमिडीन वाला जो होता है पार्ट। चलो अब एंजाइम्स देखते हैं फाइनली, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था। देखो एंजाइम्स जो है ना वो बेसिकली होते हैं बायो कैटलिस्ट। क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट। बायो मतलब बायोलॉजिकल, और कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन करता है। फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है। एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, लाइक ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट इसमें एक्सेप्शन है। क्या है इसमें एक्सेप्शन? क्या है? आरएनएज। इसमें दो एग्जांपल दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, जो राइबो न्यूक्लियेज है और जो राइबो एंजाइम है। ठीक है, ऑल एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये लाइन भी एज अ स्टेटमेंट आपको एजर्शन रीजन में आ सकता है, बट एक्सेप्शन याद होगा आपको आरएनए में, राइबो न्यूक्लियस एंड राइबो एंजाइम। ठीक है, इतना हो गया। अब सिंपली हम इसके एंजाइम एक्टिविटी पे चलते हैं। हमने जो अभी टर्शरी स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसा कुछ था 3 डिग्री, है ना? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक ऐसा पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट, है ना? एक्टिव साइट होता है जो कि क्या करता है, सबस्ट्रेट से क्या बनाएगा आपका प्रोडक्ट। स्ट्रक्चर जाके यहीं पे अटैच होगा ना, अभी बताऊंगी कैसे होगा। सबस्ट्रेट से क्या बनाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अभी देखो इसी को अपन और एनलार्ज करके देखते हैं कैसे होता है। ये आपका एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट आ गया, कुछ भी ले लो, ए ले लो। ठीक है, ये क्या होगा फिर, ये आपको प्रोडक्ट बना लेगा। सपोज फिर इसने प्रोडक्ट बना लिया, सपोज बी एंड सी बना लिया इसने। ठीक है, फिर ये टूट जाता है और ये बाहर निकल जाता है एक्टिव साइट से। ठीक है, ये बी हो गया, ये सी हो गया। क्या समझ में आया? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट था, ये पहला स्टेप है ना, वो क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दूसरा, तीसरा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट हो गया हमारे पास। अब
देखो एंजाइम को कुछ नहीं होता है ना, जोड़ है सबस्ट्रेट के साथ हो रहा है। फिर यही थर्ड स्टेप हो गया, और ये आगे चल के क्या बनाया जाएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम को कुछ नहीं होता है ना, ये फिर नए वाले आपके आगे के प्रोसेस के लिए फिर इंतजार करेगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं ना वो आपके रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, है ना, आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे अगर आपके पास एंजाइम्स ना हो तो आप बता सकते हो कि आपका जो फूड है वो कब तक डाइजेस्ट हो जाएगा? एक ईयर में, ठीक है। आज जो आप खाना खाओगे अगर वो एंजाइम्स नहीं होंगे ना तो वो एक साल में डाइजेस्ट होगा। ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो, अब मैंने ये तो बताया कि एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन को फास्टर करते हैं। अब आप पूछ सकते हो ना कि कैसे करते हैं, बताओ हाउ, कैसे करता है? तो बेसिकली एक ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ दी हुई है एनसीईआरटी में। ये आपकी एनर्जी हो गई, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन हो गया, है ना। यहाँ सबस्ट्रेट होता है, यहाँ प्रोडक्ट होता है हमारा। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट, है ना। तो देखो ये सबस्ट्रेट जो है ना ये क्या करता है, ये ये एक्टिवेशन एनर्जी पे जाता है, ठीक है। ये ठीक है ना, ऐसे ग्राफ बनता है इसका। ये एक डिफिनाइट एनर्जी इसको लगती है ताकि ये प्रोडक्ट आगे बना सके सबस्ट्रेट को, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, है ना। तो ये वाली जो है ये विदाउट एंजाइम है, विदाउट एंजाइम इसको ज्यादा टाइम लगेगा ना, देखो ग्राफ। विथ एंजाइम इसको कम टाइम लगेगा, ठीक है। विथ एंजाइम इसको कम टाइम लगेगा। विथ एंजाइम ये इसकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन विथ एंजाइम है। समझ आया क्या करता है एंजाइम? वो फास्टर कर देता है इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है। क्योंकि क्या होता है ना कि सबस्ट्रेट को एनर्जी गेन करनी होती है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल एस्पेक्ट में बताएं तो यहाँ पे ना ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी में ऐसे ट्रांजिशन स्टेट्स बनती हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो एंजाइम होता है ना ये इसको फास्टर कर देता है तो आपका प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को? पहला है टेम्परेचर, पहला है टेम्परेचर। इसका ग्राफ देखो, ये टेम्परेचर हो गया आपका एक्स एक्सिस पे, और ये वाई एक्सिस पे क्या हो गया, एक्टिविटी, एंजाइम एक्टिविटी। देखो क्या होता है, ध्यान दो इधर। जो सबस्ट्रेट है ना उसको क्या चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उससे पहले वो इनएक्टिव होता है, ठीक है। उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है।
अब देखो, अब क्या होगा, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए ना, पहले तो इनएक्टिव था। सिंपल सा एग्जांपल है, फ्रिज में हम जो खाना स्टोर करते हैं ना, क्यों करते हैं भाई? ताकि उसमें कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे घूमड़े होते हैं ना, तो कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। दूध का हम क्या करते हैं, पास्चराइजेशन, गर्म करते हैं उसको, क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर ये इसको ज्यादा तुम वो कर दोगे ना, ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे, तो ये डीनेचर हो जाता है एंजाइम, ठीक है। ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो क्या हो जाएगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, मतलब उसको परमानेंट डैमेज हो गया उस एंजाइम को, वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, समझ आया? ठीक है, ये टेम्परेचर था। अब सेकंड फैक्टर देखो, सेकंड फैक्टर है आपका पीएच। पीएच का भी देखो सेम ही काम है, थोड़ा सा पीएच का भी ना सेम ही काम है। एक ऑप्टिमम, सुनो, जैसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है ना, वैसे एक ऑप्टिमम पीएच होता है, ठीक है ना। आपको भी पता होगा, हमारी बकल कैविटी में भी एंजाइम्स हैं, उनका पीएच क्या होता है, पूछ दूं तो क्या बोलोगे? 6.8 होता है, ठीक है। बकल कैविटी में जो एंजाइम्स है उनका पीएच क्या होता है, 6.8। और स्टमक में जो एंजाइम्स है उनका पीएच क्या होता है, 1.8, हाईली एसिडिक, है ना। तो पीएच फैक्टर डिपेंड कर रहा है ना, अफेक्ट कर रहा है ना एंजाइम की एक्टिविटी को, ठीक है, ये समझ आया? तीसरा फैक्टर जो है वो आपका होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, अब ये चीज क्या है, देखो इसको एक ग्राफ से समझ जाएगा आपको। सपोज ये कोई ग्राफ है आपका, है ना, यहाँ पे क्या हो रही है, एंजाइम एक्टिविटी हो रही है, और ये क्या है, ये आपका सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है ना। देखो क्या होता है, तो जितना आपका सबस्ट्रेट रहेगा ना, देखो इसका ना ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर होता है। पीएच एंड टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम होगा, और जो एंजाइम्स हम लेंगे ना, वो भी इसके पास लिमिटेड अमाउंट ही होगा, मतलब फिक्स्ड है कि हाँ हमने जैसे 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम ये 10 ही प्रोडक्ट बनाएगा, 10 से ज्यादा नहीं बना सकता। वो रेट आपकी डिपेंड करेगी कि भले वो 10 एंजाइम है तो आपका वो 2 प्रोडक्ट बना रहे, 3 बना रहे, एक साथ 10 बना रहे, लेकिन वो 10 से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बना सकता। हाँ, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, ये कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसके बाद ये कुछ ऐसा हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ जो एंजाइम रिएक्शन होता है ना, वेलोसिटी वो पहले तो बढ़ती है, ठीक है, फिर एक टाइम आता है जो कि वो कांस्टेंट हो जाती है, ऐसे, इसको वी मैक्स कहते हैं। एक टाइम तक वो बढ़ेगी, फिर वो कांस्टेंट होकर ऐसी स्ट्रेट लाइन देगी, है ना। इसका जो हाफ होगा ना यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, वी मैक्स हाफ,
इसी वीमैक्स हाफ पे जो सबस्ट्रेट होता है ना उसको केएम बोलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में ये वर्ड दिया हुआ है। सो व्हाट इज केएम? इसको मिशेलिस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, ये केएम क्या है? मिशेलिस कांस्टेंट है। ये क्या करता है? ये एक ऐसा कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन एट विच जो आपका रिएक्शन है ना वो Vmax हाफ में आ जाता है। ठीक है, देखो क्या हुआ, फिर से देखो। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो एंजाइम है, ठीक है, उसको आपको पता है कि एक प्रॉपर ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच चाहिए होता है वर्क करने के लिए। फिर एक बार क्या होता है, एक ऐसी स्टेज आ जाती है ना, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, क्योंकि ये बढ़ता है ना, जितना सबस्ट्रेट बढ़ेगा उतना प्रोडक्ट बढ़ेगा। अभी पहले वाले ग्राफ में समझाया। तो इसमें क्या होता है ना कि उसकी वेलोसिटी बता रहे हैं, किस वेलोसिटी में सबस्ट्रेट एक प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, जैसे 10 एंजाइम है तो पहले अगर वो 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, 10 एंजाइम में से 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर एकदम से वो बहुत मतलब पूरा दे दिया, ठीक है, जैसे 10 एंजाइम 10 प्रोडक्ट, तो ये ऐसे स्टेबल नहीं हो जाएगा। एक बार ये मैक्सिमम रीच किया फिर वो क्या हो गया, ऐसे कांस्टेंट टाइप का हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो इसी को Vmax कहते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो इसी का जो हाफ होता है ना उसको Vmax हाफ कहते हैं। और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है उसको Km कहते हैं, मिचेलिस कांस्टेंट। ये क्या हुआ, ये Km क्या होता है? Km के ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक ऐसा कंसेंट्रेशन रीच कर गया जब आपका रिएक्शन क्या होगा, Vmax हाफ में पहुंच जाएगा, मतलब Vmax का आधा। ठीक है, समझ आई ये चीज? इससे बेसिकली क्या होता है ना, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एंजाइम कितने टाइम में प्रोडक्ट आपका बनाएगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको। जैसे 10 प्रोडक्ट जो है आपका 1 सेकेंड में बन गया, है ना। तो वैसे ही मैं बोल दूं कि मेरा 5 प्रोडक्ट जो है वो भी 1 सेकेंड में बना के दिखा सकती हूँ मैं, है ना। मैं बता रही हूँ ना आपको, वेलोसिटी बता रही हूँ बेसिकली। ये चीज समझ आई, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। अब देखो लास्ट चीज है वो है एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इनिबिशन क्या होता है? ये 2 टाइप का होता है ना, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। एक होता है कॉम्पिटिटिव एंड द नेक्स्ट वन इज नॉन कॉम्पिटिटिव। है ना। देखो अब ये कॉम्पिटिटिव में क्या होता है ना, ये सपोज आपका कोई एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, ये आपका कोई सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट है। यहां पे क्या आ जाता है ना, एक डेविल जिसको बोलते हैं इनिबिटर। अब देखो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट में लगता तो प्रोडक्ट बना लेता, लेकिन ये शैतान आ गया यहाँ पे। ये क्या बोलता है, नहीं मैं तो नहीं बनाने दूंगा। ये क्या करता है ना, ये जाके यहाँ पे लग जाता है और वो नहीं बनाने देता है। ठीक है, तो क्या हो गया, एंजाइम की इनिबिशन हो गई, है ना। हाँ हाँ, इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, इसी का एग्जांपल है कॉम्पिटिटिव का, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, ये वाला समझ में आया क्या हुआ है? अब नॉन कॉम्पिटिटिव देखो, कॉम्पिटिटिव समझ में आ गया ना।
इसको कॉम्पिटिशन से याद रखो। आपका सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, लेकिन इनहिबिटर क्या है, वो बोलता है कि नहीं इसको नहीं बनाने दूंगा, मैं कर लूंगा। अब देखो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, होता सेम ही है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर भी हमारा कोई एंजाइम है, कोई भी एंजाइम है, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है, ये उसकी एक्टिव साइट है ना। तो अब क्या हो गया कि एंजाइम बोलते हैं इसको कि आओ हम प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ये क्या बोलती है, ये भाव खाती है, नहीं मेरी मर्जी, मैं तो नहीं आऊंगी। सो ये वेट करने चली जाती है, ठीक है, घूमते रहेगी। उतनी देर में क्या होगा, डेविल आ जाएगा मौके का फायदा उठाने, वो बोलेगा वो नहीं बना रही है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं बना लेता हूँ। समझ आ रहे, ये बोलते हैं मैं बना लेता हूँ, उसमें क्या है। तो ये अंदर, क्योंकि देखो सुनो, ये अगर एक्टिव साइट से जाता तो इसका एक प्रॉपर आगे प्रोडक्ट बनता। अब देखो ये क्या है कि ये एक इनहिबिटर है, ठीक है, ये एक सही चीज नहीं है, खराब चीज है ये, ठीक है, गलत इंसान है ये, खराब इंसान है। तो अब ये ऑब्वियसली जब अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, एंजाइम का शेप बिगाड़ेगा, गलत प्रोडक्ट बनाएगा, इसी को बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, बता रही हूँ। नॉन कॉम्पिटिटिव का वैसे एग्जांपल दिया नहीं है, कॉम्पिटिटिव का ही आता है, बिकॉज ये बहुत कम केसेस में होता है। जब आपको कोई वो हो जाती है ना, कोई डिजीज हो गई आपको, ठीक है, कोई फॉल्टी चीजें है ना, क्योंकि ये फॉल्टी चीज है, तब होता है ये। ज्यादातर एग्जांपल आपके कॉम्पिटिटिव में आएंगे, जो एक मैंने सक्सिनेट आपको डिहाइड्रोजनेज बताया, और दूसरा एक मेलोनेट आता है, ठीक है, इनहिबिटर। चलो ठीक है, ये हो गया। देखो इसका ग्राफ भी चाहो तो देख सकते हो, जो अभी बनाया था ना सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का, वैसे ही बनता है, इसका ग्राफ देख लो। जल्दी जल्दी देखना। देखो कॉम्पिटिटिव वाले में क्या होगा ना, एंजाइम एक्टिविटी था ये। देखो कई बार क्या है ना, नीट में ऐसे ग्राफ दे देगा आपको, है ना, कई बार नीट में आपको ऐसे ग्राफ दे देगा, पूछेगा आपसे बताओ किसका ग्राफ कॉम्पिटिटिव उसका है और किसका नॉन कॉम्पिटिटिव का, कैसे बताओगे। देखो कॉम्पिटिटिव वाले में क्या होता है ना कि आपका वी मैक्स सेम होता है, वी मैक्स अभी बताया था, वी मैक्स आपका सेम होता है, बट जो केएम है ना, जो केएम बताया था, वी मैक्स का हाफ, वी मैक्स का हाफ होता है, तुम्हारा जो सबस्ट्रेट होता है उसको केएम कहते हैं, तो जो केएम है ना ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव वाले में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, ये सबस्ट्रेट जो है वो आपका इंक्रीज हो जाता है, और जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है ना आपका उसमें क्या होगा, आपका केएम रिमेन सेम, केएम आपका सेम रहता है, जो आपका केएम है ना वो सेम हो जाता है, लेकिन वी मैक्स जो होता है ना, वी मैक्स वो रिड्यूस हो जाता है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ, इनहिबिटर तो जो था वो नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से जुड़ा है, ठीक है, नॉन कॉम्पिटिटिव तरीके से जुड़ा है, तो वो क्या करेगा, एंजाइम का जो भी उसका प्रोडक्ट बनाने का वो है रेट है, उसको कम ही करेगा ना, तो वी मैक्स कम होगा ना, ऐसे याद रखो, ठीक है। ये हो गया, इतना ही है आपका एंजाइम। अब इसके क्लासिफिकेशन लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ। क्लासिफिकेशन अगर आपको एंजाइम का पूछ ले तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक है इसकी, ऑट, ठीक है, ऑट लिल से, ऑट से आ जाता है आपको ऑक्सीडोरिडक्टेस, ऑक्सीडोरिडक्टेस, ऑक्सीरिडक्टेस, सॉरी ऑक्सीरिडक्टेस आ जाता है, ठीक है। ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करें, है ना। टी से आ जाता है ट्रांसफरेज,
आएगा आपका हाइड्रोलेज। स्टार्टिंग में जब मैं पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ा रही थी तो बताया था ना, हाइड्रोलेज हमारे एंजाइम्स होते हैं, सलाइवा एंड ऑल, जो पेप्टिडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया की लेयर होती है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, जिससे बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर वो ना कर पाए, है ना। एल से लाइज होता है, ये हो जाता है आपका आइसोमरेज, ये आपका यहाँ काम आता है ना डीएनए आइसोमरेज। ये लाइगेज जो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है उसमें आइसोमरेज, डीएनए आइसोमरेज काम आता है। जो लाइगेज होता है ना वो कटिंग के काम आता है, फ्रेगमेंट्स कटिंग, डीएनए लाइगेज इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये हो गया, ये एंजाइम्स आपके यहीं पे खत्म है। एक लास्ट चीज जो दी हुई है एनसीईआरटी में वो होता है कोफैक्टर। बोलोगे भाई कोफैक्टर क्या होता है, तो सुनो क्या होता है। होलो एंजाइम होता है, ठीक है, मतलब होल एंजाइम, होलो एंजाइम। एक होता है आपका एपो एंजाइम, है ना। तो जो एपो एंजाइम है इसके साथ जो है नॉन प्रोटीन पार्टिकल जुड़ा होता है जिसको कोफैक्टर कहते हैं। आई समझ में, नॉन प्रोटीन जो फैक्टर है उसको कोफैक्टर कहते हैं, ये जुड़ा होता है आपका, ठीक है, एपो एंजाइम के साथ। और ये 3 टाइप का होता है आपका कोफैक्टर, जिसमें होता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप, हो गया, मेटल आयन होता है, और ये यहाँ पे आपका हो जाता है कोएंजाइम, ठीक है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ना आपका, इसी का एग्जांपल बस पूछता है आपसे कि ये जो है ना हीमोग्लोबिन में होता है, ये कहाँ होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीमोग्लोबिन में होता है ये, ठीक है। बस इतना ही है, कोफैक्टर में ज्यादा आपको डिटेल जाने की जरूरत नहीं।